जय हिंद गाइस, मैं हूँ दिव्या देसाई और आप देख रहे हो द वोकल वर्डिक्ट। आज हम बात करेंगे 1971 वार के बारे में। साल 1971 बांग्लादेश की आज़ादी का साल। पर आपको शायद पता है नहीं पता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे शुरुआत हुई। इसमें इंडिया का क्या स्टांस था, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था, इंडिया कैसे इस वॉर में इन्वॉल्व हो गया। बिकॉज बांग्लादेश जो कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान का दामन थाम के उनके साथ चला जाता है, वो वहाँ से फ्रीडम की मांग क्यों करता है, वो वहाँ से अलग क्यों होता है, इंडिया के ऊपर ऑपरेशन चंगेज खान क्यों लॉन्च होता है, एक देश का हिस्सा उसी देश से अलग होना चाहता है, तो इसमें इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडिया का क्या स्टांस है, हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। 1947 ब्रिटिश सरकार से जब इंडिया को आज़ादी मिलती है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम हिंदू मेजॉरिटी के साथ नहीं रह सकते, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो उस टाइम पे टेबल पे बैठ के दो हिस्से बट जाते हैं और इंडिया का आज़ादी के बाद ही एक पार्टीशन हो जाता है और एक अलग मुल्क बनता है, वो भी धर्म के आधार पर। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बनता है और इंडिया के यहाँ पे जब हिस्सा बट जाता है उस टाइम पे यहाँ के ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी जो होती है वो पाकिस्तान को चूज़ करती है और बाकी जो यहाँ पे रहते हैं, और इंडिया अपने आप को डेमोक्रेसी डिक्लेयर कर देता है। धर्म के नाम पे बटने के बावजूद भी कुछ ऐसी रीजन्स जो सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज फॉलो करते हैं, जैसे पंजाब के दो हिस्से बन जाते हैं, एक ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब। वैसे ही बंगाल भी इससे नहीं बचता, बंगाल भी वेस्ट बंगाल बन जाता है जो भारत के हिस्से में होता है, और ईस्ट बंगाल जो पाकिस्तान के हिस्से में जाता है और उसे ईस्ट पाकिस्तान का नाम दिया जाता है। बंटवारे के बाद भी बहुत ज़्यादा तादाद में माइग्रेशन होती है। यहाँ से जो मुस्लिम कम्युनिटी जो होती है वो पाकिस्तान चले जाती है और वहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी होती है वो लोग इंडिया का माइग्रेट करते हैं। बिहार में ज़्यादातर, वेस्ट बंगाल के हिस्से उस तरफ बिहार में ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी होती है और वो वहाँ के लैंग्वेज फॉलो करने वाले होते हैं, वो लोग ज़्यादातर माइग्रेट करके पाकिस्तान चले जाते हैं। उसी माइग्रेशन में बहुत ज़्यादा तादादों में लोगों की हत्या होती है, लोग मर जाते हैं। एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है, ट्रेन में आग लगा दी जाती है, मार काट किया जाता है, कितनी सारी जानें चली जाती है। इसे कहा जाता है कि 2 से 20 लोग अपने जानें दे देते हैं। यहाँ से मेजॉरिटी लोग ये सोच के पाकिस्तान माइग्रेट करते हैं कि इस्लामिक नाम पे बना हुआ देश, धर्म के आधार पर बने हुए देश में उनको इकोनॉमिकली, कल्चरली और सोशली एक बेटर फ्यूचर मिल जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन के साथ वो वहाँ पे चले जाते हैं। इन सब हालात में दुनिया को एक नया देश मिलता है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के नाम पे, जो एक दूसरे से 1600 किलोमीटर की दूरी पर है। ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादातर जो रहते हैं वो बंगालीज होते हैं, बंगाली कल्चर फॉलो करने वाले, बंगाली भाषा बोलने वाले। पर वहाँ की जो मेजॉरिटी होती है वो 60% की होती है ईस्ट पाकिस्तान में। और वैसे ही वेस्ट पाकिस्तान में ज़्यादातर पंजाबी, सिंधी, पश्तूनी, बलोच लोग रहते हैं। मेजॉरिटी होने के बाद भी ईस्ट पाकिस्तान को कभी भी वो आइडेंटिटी नहीं मिली जो वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को मिलती थी, जो वो इम्पोर्टेंस कभी नहीं मिला जो वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को मिलती थी। सीधी तरह उनको अपने आप को खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका कभी भी नहीं मिला, चाहे वो पब्लिकली हो, मिलिटरीली हो, गवर्नमेंट के रिलेटेड हो, कभी भी खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका, चांस ही नहीं मिला उनको वहाँ पे। पाकिस्तान भी पहले
जैसे ही बंटवारा हो जाता है, पाकिस्तान भी पहले पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अनाउंस कर देता है और फर्स्ट गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना को वो लोग ये करते हैं, इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट नहीं सेलेक्ट करते हैं और फर्स्ट प्रेसिडेंट एज लियाकत अली खान को सेलेक्ट करता है। एक ही देश के दो हिस्सों में इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, चाहे वो कल्चरली हो, इकोनॉमिकली हो या फिर डेवलपमेंट के हिसाब से हो। इस वजह से वहाँ के ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में ऑलरेडी थोड़ा बहुत गुस्सा चलता रहता है, उनके थोड़े बहुत कुटपुट शुरू हो जाते हैं कि इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उसी बीच में मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने दोनों को मिलाने के चक्कर में, अपने आप को ऊपर सुपीरियर रखने के चक्कर में, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के पूरे एरिया में उर्दू लैंग्वेज का इम्पोजिशन कर देते हैं। वो बोल देते हैं कि आज के बाद सिर्फ उर्दू लैंग्वेज ही चलेगी, बाकी कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं चलेगी। उस उर्दू लैंग्वेज को वो नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं। वो स्पीच वो ढाका में देते हैं और वो स्पीच वो उर्दू में नहीं देते, वो स्पीच वो अंग्रेजी में देते हैं। लोगों को मैं ये बता दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना को उर्दू नहीं आती थी, उनका ना स्कूलिंग उर्दू में हुआ था, ना वो उर्दू को एज अ लैंग्वेज करके कभी यूज़ करते थे। उसी जब वो लोग जिन्ना अनाउंस करते हैं कि उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, उसी इसमें उस रैली में, उस स्पीच के दौरान ही उनको बोला जाता है कि वहाँ पे अगेंस्ट हो जाते हैं, वहाँ पे ही शुरू हो जाते हैं, उनको ऑब्जेक्शन दिया जाता है कि हम ये नहीं मानते। इसकी वजह से वहाँ पे लोगों पे इतना गुस्सा बढ़ जाता है। बंगाली लोग अपने भाषा और अपने कल्चर, अपने एथनिसिटी से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। सो 21 फेब 1952 को इसी चीज़ की वजह से वो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं और बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट का शुरुआत हो जाता है। इस प्रोटेस्ट के शुरुआत में बहुत ज़्यादा लोग रास्ते पे आ जाते हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। इसी प्रोटेस्ट के चक्कर में पाकिस्तानी आर्मी फायरिंग शुरू कर देती है। उसी फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो जाती है। तब से आज तक वो लोग 21 फेब को लैंग्वेज मार्टर्स डे के नाम से मानते हैं। इन सब प्रोटेस्ट, इन सब गुस्से की वजह से पाकिस्तान को मजबूरी में, ईस्ट पाकिस्तान को बंगाली एज अ स्टेट लैंग्वेज रिकग्नाइजेशन देना पड़ता है। फिर भी जो भी चलता रहता है, जिस हिसाब से उनको पीछे ढकेलते हैं, तभी से ईस्ट पाकिस्तान के मन में वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है कि हम लोग पीछे आ रहे हैं, हमें रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है। इस सारे मसलों के चलते ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग पार्टी के लीडर, फाउंडर, वो एक 6 पॉइंट्स का डिमांड पाकिस्तान गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। उसमें जितने डिमांड्स थे, वो डिमांड्स देख के ही पाकिस्तान समझ जाता है कि ये लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं। उसमें लिखा जाता है कि पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बनाया जाए और ईस्ट पाकिस्तान के जितने भी रिसोर्सेस है ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नमेंट को दिया जाए। अलग मिलिट्री बनाया जाए ईस्ट पाकिस्तान में, और ईस्ट पाकिस्तान के जो करेंसीज है वो भी अलग बनाया जाए, और फॉरेन रिजर्व्स जो भी जितने भी है वो ईस्ट पाकिस्तान में ही रखा जाए, और अलग करेंसी चाहिए थी उनको। इसे देख के लग रहा था कि ये अलग देश की मांग हो रही है और देश को बांटने का काम हो रहा है। ये बोल के इन सारे डिमांड्स को खारिज किया जाता है, और उस टाइम के जो जनरल होते हैं मिस्टर अयूब खान, वो शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर एक्यूजेशन लगाते हैं कि वो इंडिया के साथ मिलके देश को तोड़ना चाहते हैं। इसे गद्दारी बोल के उन पे आरोप लगा के उनको अरेस्ट किया जाता है और उनको जेल में रखा जाता है। उनके कुछ साथियों को भी उनके साथ अरेस्ट करा जाता है। जैसे ही ये चीज़ ईस्ट बंगाल के लोगों को पता चलती है, वहाँ के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ता है। वहाँ से फिर उनके अंदर एक आग सी शुरू हो जाती है। वो तो वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाता है, वहाँ पे दंगे फसाद ये सब शुरू हो जाता है, पत्थरबाजी।
उनको किसी भी हालत में मुजीबुर रहमान को वहाँ से बाहर निकालना होता है। इस चक्कर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे हो जाते हैं और मजबूरी में वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नमेंट को मुजीबुर रहमान को रिहा करना पड़ता है और उसी के साथ अयूब खान अपने पोस्ट से रिज़ाइन करते हैं और उनके पोस्ट में उनके करीबी याया खान को जनरल घोषित कर देते हैं और उनको जनरल बना देते हैं। याया खान के जनरल बनने के बाद ही याया खान ये बोलते हैं कि मैं एक जनरल इलेक्शन करूँगा और ये इलेक्शन पर गवर्नमेंट और देश, इस इलेक्शन से वहाँ के गवर्नमेंट और देश दोनों को हिला के रख देते हैं बिकॉज इसकी एक्सपेक्टेशन शायद उनको नहीं थी। 313 वोटों में से 167 सीट्स अवामी लीग पार्टी को मिलती है, पर उनको वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं मिलती। 88 सीट्स वेस्ट पाकिस्तान को मिलती है, पीपीपी को, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पर उनको वेस्ट पाकिस्तान में एक भी वोट नहीं मिलती। पर मेजॉरिटी 167 से अवामी लीग जीत जाती है। पर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को ये बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग, वहाँ की अवामी लीग पार्टी अभी वेस्ट पाकिस्तान पे अपना गवर्नेंस करेगी, अपनी पार्टी चलाएगी, ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उस टाइम पे मेजॉरिटी होने के बावजूद भी पीपीपी के लीडर, पाकिस्तान पीपल पार्टी के लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और याया खान और कुछ आर्मी के जनरल्स मिलके नेशनल असेंबली को ही खारिज कर देते हैं। मतलब इनके हिसाब से इलेक्शंस नहीं हुए, इनके हिसाब से इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं आए हैं, इसीलिए वो इलेक्शंस को ही, वो रिजल्ट को ही खारिज कर देते हैं। और याया खान मार्च 1971, 1 मार्च 1971 को अनाउंस कर देते हैं कि वो नेशनल असेंबली को खारिज कर देते हैं। नेशनल असेंबली के खारिज होने के बाद फिर से लोगों में गुस्सा चढ़ जाता है कि हम लोग क्यों ये सह रहे हैं। मतलब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में हम अपना हिस्सा देते हैं, अपना वोट देते हैं, हमारे लीडर मेजॉरिटी में आ जाते हैं, फिर भी हमें वो रिकग्नाइजेशन फिर से नहीं मिलता बोल के फिर से उनके अंदर वो आग शुरू हो जाती है, फिर से वो प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। नेशनल असेंबली के खारिज होने के बाद बंगाली लोगों पे फिर से वही आग शुरू हो जाती है, वहाँ पे फिर से वही प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, वहाँ पे फिर से वही बगावत शुरू हो जाती है। वो लोग पाकिस्तान के किसी भी डिसीजन को मानने से मना कर देते हैं, वो रोड पे आ जाते हैं, प्रोटेस्ट करने शुरू हो जाते हैं। वहाँ से शुरू हो जाती है उनकी आज़ादी की मांगे। वो लोग अभी एक खुल के रास्ते पे आके प्रोटेस्ट में आज़ादी मांगना शुरू कर देते हैं। उस टाइम पे वो लोग अपनी रिलीजन को साइड पे रखे, अपना कल्चर वो लोग ज़्यादा आगे लेके आते हैं, अपना बंगाली कल्चर, अपने बंगाली भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए। और शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में उनके एक हिस्टोरिक स्पीच है, उन्होंने रेस कोर्स में एक हिस्टोरिक स्पीच दी हुई थी। उस स्पीच से वहाँ पे एक ये शुरू हो जाता है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें वेस्ट पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। ऐसा नहीं था कि ईस्ट पाकिस्तान के सब लोगों को ही आज़ादी चाहिए थी, सब लोगों की आज़ादी की मांग थी। वहाँ पे और एक पार्टी थी जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी के साथ ही उनको ऐसा था कि उनको वेस्ट पाकिस्तान के साथ मिलना था, क्योंकि वो कट्टर मुस्लिम थे, कट्टर इस्लामिक थे। उनको ऐसा था कि वो इस्लामिक स्टेट को ही एक्सेप्ट करे। और कुछ लोग यहाँ से जब बिहार से माइग्रेट होके गए हुए थे, उनको भी यही चीज़ पसंद थी कि वो वेस्ट पाकिस्तान के साथ मिले। जब वहाँ पे आज़ादी की मांगे उठ रही थी, बिहार के जो माइग्रेशन के लोग, माइग्रेट्स थे, उनका और अवामी लीग के जो सपोर्टर्स के लोग हैं, उनके बीच में राइट शुरू हो जाता है, मारामारी, दंगे शुरू हो जाते हैं। उस दंगे में कितनी लोगों की जानें चली जाती है। उस दंगे को एक्सक्यूज़ बनाकर और जमात इस्लामी के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है, पीपीपी के लीडर,
वो दोनों ने मिलके एक प्लान बनाते हैं। वो ढाका में अपने सोल्जर्स को फूंक देते हैं, अपने सोल्जर्स को वहाँ पे डिप्लॉयड, एक पाकिस्तान के जो आर्मी सोल्जर्स है उनको एज अ सिविलियंस वो लोग वहाँ पे ढाका में ईस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉय कर देते हैं। मीनवाइल ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने अपनी एक आर्मी खड़ी करती है, मतलब अपने ही लोगों को मिला के एक आर्मी बनाते हैं। उस आर्मी का नाम वो देते हैं मुक्ति बाहिनी। इसी के रिटालिएशन में, इसी के रेस्पॉन्स में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के लोग, वो लोग मिलके एक कमेटी बनाते हैं, पीस कमेटी। उसका नाम होता है शांति बाहिनी। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी ये होती है कि शांति बाहिनी नाम तो बड़ा आयरॉनिक है, पर इसी शांति बाहिनी के नाम पे वहाँ पे वॉर क्राइम शुरू हो जाता है। वहाँ पे कितने सारे लोगों को मारा जाता है, कितने सारे औरतों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। ऐसे कितने लोग हैं उनको वो लोग ऐसे फूंक के रख देते हैं। इस टाइम तक डेमोक्रेसी, लॉ एंड ऑर्डर का इतना सत्यानाश हो जाता है, पूरी की पूरी उन लोगों ने धज्जियां उड़ा के रख देते हैं। इस पाकिस्तान के लोग अब तक पाकिस्तान से आए हुए कोई भी इंस्ट्रक्शंस को मानना बंद कर देते हैं। इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से पाकिस्तान आर्मी, वहाँ के जनरल्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उनको लगता है कि ये जो बगावत है, ये खिलाफत है, वो उनकी तरफ बहुत बड़ा वाला कोई खेल खेल रही है। मतलब उनको लगता है कि अब ईस्ट पाकिस्तान अपने हाथ से गंवाने का टाइम आ रहा है। उनको ये डर होता है। इसी डर में 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में एक भयानक जेनोसाइड लॉन्च करती है, वो प्लान करती है, और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सर्चलाइट। Pakistani army officially announced the genocide of East Pakistan. Now it's Bangladesh. Guys, आज की कहानी यहीं तक थी। आगे की कहानी हम लोग दूसरे पार्ट में सुनेंगे। आगे की कहानी में होगा ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में, कैसे पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया, प्लान किया, और उसके तहत उन्होंने ऐसी क्या चीज़ें करी जहाँ पे इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी हुआ वहाँ पे। सो हम लोग इसके बारे में अगले पार्ट में बात करेंगे। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।